बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनजाइटी डिसऑर्डर। एनजाइटी का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको बेचैनी होना या किसी चीज़ की परेशानी होना। ठीक है, तो जब ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन एनजाइटी तब एक बीमारी बन जाती है, तब एक डिसऑर्डर बनती है जब आप हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद होने लग जाते हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, यानी कि आप हर टाइम फ़िक्रमंद रहना शुरू कर देते हैं उस चीज़ के बारे में, देन वो एक डिसऑर्डर बन जाती है। एनजाइटी डिसऑर्डर को हम 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया, अगोड़ा फोबिया, जीएडी एंड पैनिक डिसऑर्डर। वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड्स। फर्स्ट, सबसे पहला जो DSM-5 के अकॉर्डिंग एनजाइटी डिसऑर्डर का सबसे पहला जो है डिसऑर्डर, उसे स्पेसिफिक फोबिया कहा जाता है। स्पेसिफिक फोबिया इज़ अ डिसप्रोपोर्शनेट फियर कास्ड बाय अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और सिचुएशन। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसकी मिकदार को हम मैयर ना कर सकें, और ये मैं मैयर करके नहीं बता सकती कि उसको कितना ज़्यादा खौफ है इस चीज़ का। ठीक है, यानी कि बेहिसाब उसको इस चीज़ से खौफ है, किसी ख़ास चीज़ से या किसी ख़ास सिचुएशन में। जैसे कुछ लोगों को उड़ने से खौफ आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब वो प्लेन्स में बैठते हैं तो उनको इन चीज़ों से खौफ आता है। कुछ लोगों को सांपों से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंची जगहों से डर लगता है। ठीक है, मैं उनके डर को मैयर करके नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिनको मैयर करके मैं ये बता सकती हूँ कि इसको इस चीज़ का खास फोबिया है। ठीक है, फोबिया की बहुत सी टाइप्स हैं। फोबिया एक सुफिक्स वर्ड है जो ग्रीक वर्ड फोबोस में से निकला है। फोबोस का मतलब हु फ्राइटेंड हिज एनिमीज, यानी कि जो अपने दुश्मनों को डराता है। फोबिया की डिफरेंट टाइप हैं। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लोज स्पेसिस, यानी कि जो लोग कुछ लोगों को तंग जगहों में से गुजरने से खौफ आता है। एक्रोफोबिया, कुछ लोगों को हाइट्स का फोबिया आता है। चिल्ड्रन में फीडोफोबिया आता है। ठीक है, डांसिंग, जिन लोगों को डांस करने से डर लगता है उनमें कोरोफोबिया आता है। इस तरह फोबिया की और बहुत ज़्यादा सब टाइप्स हैं। उसने कहा कि हम ये देखते हैं कि एक इंसान को, यानी किसी शख्स को अगर कोई स्पेसिफिक फोबिया ना, तो उससे कोई और दूसरा फोबिया भी हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर किसी इंसान को क्लास्ट्रोफोबिया ना, तो उसको एक्रोफोबिया भी हो सकता है। यानी कि फोबियाज, जो डिफरेंट फोबियाज होते हैं ना, इनकी आपस में जो है कोमोर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर एक अक्कर करेगा तो दूसरा भी अक्कर कर सकता है। जैसे कि अगर किसी इंसान को स्नेक से डर लगता है तो उसको बहुत सारे एनिमल से डर लगता होगा। ठीक है, स्पेसिफिक इसकी ड्यूरेशन क्या है कि सिम्टम्स अगर 6 मंथ तक परसिस्टेंट है ना, यानी कि बार बार उससे किसी भी इस चीज़ से खौफ आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक फोबिया की कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू DSM-5 डाल दिया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसको थेरेपीज और ट्रीटमेंट दिया जाता है उस पेशेंट को। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से पता चल रहा है, सोशल का मतलब होता है हमारी बाहर का माहौल, जिस ऐसी सिचुएशन जिनमें हमारा दूसरे लोगों से इनकाउंटर होता है। तो जिन लोगों को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, वो इन सिचुएशन से अवॉइड करते हैं जिसमें लोग उन्हें एवेलुएट कर दें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं किसी को कह दूँगी तुम आज अच्छी नहीं लग रही, या फिर तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, तुम्हारी अपेयरेंस यहाँ पर बेफजूल है, तुम तो एवं ही आई हो। ठीक है, तो उनको ये इस तरह के साइंस जिनमें उन्हें इवेलुएट किया जा सके, उन सिचुएशन से वो लोग अवॉइड करते हैं। या ऐसी सिचुएशन जिससे उन्हें एग्जाइटी हो, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उन्हें एम्बेरसमेंट फील हो। मोस्ट कॉमन फियर्स जिन लोगों को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, इसमें होता है कि पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि वो पब्लिक में बोल नहीं पाते। जैसे मीटिंग्स में, क्लासेस में बच्चे बोलते नहीं हैं, ये उनको भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। नहीं अगर वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं बोलने में। ठीक है, कुछ नए लोगों से मिलने में उन्हें बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। और दूसरा कि जो कोई अथॉरिटी में जाकर उन्हें किसी लोग से, किसी इंसान से बात करनी है, ऐसे कि कोई हाई अथॉरिटी वाला बंदा है, तो उससे वो बात भी नहीं कर पाते। ठीक है, इवन कि वो इतने ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्लश करना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें कॉमन सिम्टम्स यही हैं कि स्पीकिंग और परफॉर्मिंग इन द पब्लिक, वो बाहर पब्लिक में कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाते, किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते, पब्लिक में खा नहीं सकते, पब्लिक रेस्ट रूम में रह नहीं सकते, किसी और की एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई और बंदा उनके साथ इंगेज है, कोई वो अगर कोई काम कर रहे हैं, सरगर्मी कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई और दूसरा बंदा इंगेज है, मिल गया है, तो वो उसकी प्रेजेंस से भी उनको एंजाइटी फील होती है, यानी कि वो उनके साथ रहकर काम भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो जिनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, वो ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं जो उनके टैलेंट से बहुत ज़्यादा लो होती हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन सोशल फियर्स की वजह से वो लोग वो जॉब्स नहीं कर पाते। वो एक अनरिवार्डिंग जॉब कर रहे होते हैं जिसमें
जिसमें उनकी सिर्फ सोशल सिचुएशन से वो इनकाउंटर नहीं हो पाते रोज़मर्रा की, उनसे वो लोग डील नहीं कर पाते, इसलिए वो इस तरह की अनरिवार्डिंग जॉब्स कर रहे होते हैं। इसमें भी सिम्टम अगर 6 मंथ से ज़्यादा है कि यही सारा कुछ हो रहा है, तो वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस उसको हम दे सकते हैं। ये ज़्यादातर एडोलसेंस में स्टार्ट होता है, जब सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लोगों की, यानी कि जब हमने बाहर निकल के दूसरे लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या फिर किसी जॉब में, ठीक है। सिम्टम्स ज़्यादातर इसके चाइल्डहुड में इमर्ज हो जाते हैं। अगर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो किया जाता तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक यानी कि सीरियस बीमारी बन जाती है, ठीक है। यानी कि उस इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। और हम सबको ये पता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान जो है दूसरे लोगों से इंटरेक्ट किए बगैर नहीं रह सकता। तो इस वजह से वो फिर क्या होता है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा एक सीरियस बीमारी बन जाती है उस इंसान के लिए। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि जैसे मैं मरने लगी हूँ, ठीक है। एक सडन अटैक आपको आता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, सडन अटैक का मतलब है कि आपको एक अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल डूम हो गए हैं। इम्पेंडिंग डूम का मतलब बिल्कुल डाउन हो गए हैं। और 4 इसके मेजर सिम्टम है, जिनमें फिजिकल सिम्टम्स में सबसे पहले फिजिकल सिम्टम आते हैं, जिसमें लेबर्ड ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में आपको दुश्वारी पेश आना, हार्ट पैल्पिटेशंस, आपका दिल जो है वो तेज़ी से धड़कना स्टार्ट हो जाता है, नोज़िया, आपका स्टमक जो है अपसेट हो जाता है, आपकी चेस्ट में पेन फील होती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ चोकिंग एंड स्मूथनिंग, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप घुटन का महसूस होना। चोकिंग एंड स्मूथनिंग घुटन को कहते हैं, यानी कि घुटन का एहसास होना या घुटन का महसूस होना। डिजीजनेस का मतलब है कि चक्कर आना। लाइट हेडेडनेस के उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका सर बहुत हल्का हो गया है, ठीक है, उनके सर में कोई चीज़ नहीं है। स्वेटिंग होना, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आना। चिल्स, बहुत ज़्यादा एकदम से सर्दी लगना स्टार्ट हो जाना या बहुत ज़्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाना। और कप कप आना, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो हम पैनिक डिसऑर्डर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें से आप 4 to 5 सिम्टम्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं। एटलीस्ट 1 मंथ, अगर 1 महीने से ज़्यादा आपको इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं तो फिर इसके बारे में फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है। और इन अटैक्स की वजह से आपका माल अडेप्टिव बिहेवियर चेंज, माल अडेप्टिव बिहेवियर के चेंजेस का मतलब है कि आपका जो रवैया है ना रोज़मर्रा का, वो तब्दील हो रहा है, उसमें मुदाखलत आ रही है, ठीक है। यानी कि आप नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे। अदर सिम्टम पैनिक अटैक में क्या है, दूसरे और कुछ सिम्टम्स हैं जो पैनिक अटैक में आते हैं, जिसमें सबसे पहला है डीपर्सनलाइजेशन और दूसरा है डी रियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ बीइंग आउटसाइड वंस बॉडी। उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने जिस्म में है ही नहीं, यानी कि उस वो नहीं है, वो इंसान, वो कोई और है, ठीक है। और डी रियलाइजेशन का मतलब उसे ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया असल में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया। वो अपना, उसको ऐसा खौफ आता है कि वो अपना काबू जो है वो खो रहा है या पागल हो रहा है या एकदम से मरने लगा है, ठीक है। पैनिक अटैक जो अनएक्सपेक्टेडली अकर करते हैं, यानी कि जिनकी वो तवक्का नहीं कर रहा होता, उन्हें अनक्यूट पैनिक अटैक कहते हैं। और पैनिक अटैक ऐसे जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से आए, जैसे कि आप किसी सांप को देखें, किसी जानवर को देखें, तो वो कौन से पैनिक अटैक होते हैं, क्यूट पैनिक अटैक्स, ठीक है। जिन लोगों को क्यूट पैनिक अटैक होते हैं ना, वो लोग फोबिया से सफ़र करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है अगोड़ा फोबिया। अगोड़ा के ग्रीक वर्ड में से निकला है, जिसका मतलब है मार्केट प्लेस। अगोड़ा फोबिया का मतलब है कि वो ऐसे लोग जिनको बाहर जाने में या किसी क्राउडेड प्लेसेस में या किसी ग्रोसरी स्टोर, मॉल, शॉपिंग मॉल्स या चर्चिज़ वगैरह, या फिर कोई भी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उनको उन जगह पर जाने से खौफ आता है। दिस इज़ कॉल्ड अगोरा फोबिया, ठीक है। समटाइम द सिचुएशन, बाज़ सिचुएशन इतनी उनके लिए मुश्किल बन जाती है कि उनका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेन, ब्रिजेस, अगर वो किसी लंबे रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है। जो घोड़ा फोबिया के पेशेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर ये इस काबिल भी नहीं होते कि अपने घर में से अकेले बाहर निकल सकें, ठीक है। यानी कि अगर कोई पार्टनर के साथ ही रहते हैं तो हर टाइम उसके साथ अटैच रहते हैं, कहीं भी जाना है तो उसके साथ जाते हैं। अगर वो उसको अकेला छोड़ दे तो वो कहीं पर जा भी नहीं सकते। उनके लिए अकेले घर से निकलना एक बहुत बड़ी परेशानी है। DSM-4 के में अगोराफोबिया को पैनिक डिसऑर्डर की एक सब टाइप समझा जाता था, लेकिन DSM-5 ने इसको अलग से एक डिसऑर्डर मान लिया है, ठीक है। सिम्टम इसके भी 6 मंथ तक रहते हैं परसिस्टेंट, तो फिर हम इसे अगोराफोबिया में डाल। लास्ट है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप
हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है। यू आर परसिस्टेंटली वरीड अबाउट माइनर थिंग्स, यानी कि छोटी से छोटा मसला भी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वरी का मीनिंग इसमें क्या है कि कोग्निटिव टेंडेंसी टू च्यू ऑन अ प्रॉब्लम। कोग्निटिव टेंडेंसी का मतलब है कि आपका थॉट ऐसा उस बात पे पक्का हो गया है। च्यू ऑन अ प्रॉब्लम का मतलब है कि आप वहीं अटक कर रह गए और आप उसको उस मसले से बाहर नहीं निकल पा रहे। सिम्टम इसके भी 6 मंथ तक अगर परसिस्टेंट है, बार बार आ रहे हैं, तो फिर हम इसको जीएडी में डाल देते हैं, ठीक है। जीएडी के कुछ सिम्टम्स ये भी हैं कि आपको बेचैनी महसूस हो रही है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थके हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में मुश्किल हो रही है और आज से लग रहा है जैसे आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, यानी कि बेचैनी हो रही है, या उलझन महसूस हो रही है, आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल जकड़े गए हैं, टेंस्ड हो गए हैं, या फिर आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, यानी कि आपकी नींद सही तरह से पूरी नहीं हो पा रही है, आपको नींद आ नहीं रही सही तरह से। जीएडी के सिम्टम्स भी टिपिकली एडोलसेंस में जाके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को जीएडी होता है ना, उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए फिर परेशान होते रहते हैं हर बात पर। नेक्स्ट है ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़। इन डिसऑर्डर्स की ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ ये कहती हैं कि हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर्स में एक फियर सर्किट होता है। फियर सर्किट का मतलब है कि जब भी हम कोई ऐसी सिचुएशन से इनकाउंटर होते हैं जिससे हमें खौफ आता हो, तो हमारा फियर सर्किट जो है एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। फियर सर्किट जब एक्टिवेट होता है तो फियर सर्किट के साथ हमारा कौन सा ब्रेन का रीजन रिलेटेड होता है? एमिगडाला। एमिगडाला एक स्मॉल आलमंड की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी टेम्पोरल लोब में मौजूद होता है, ठीक है, जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस आएगा तो हमने इमोशनली उसके साथ उसके स्टिमुलस पे किस तरह से बिहेव करना है, ये सारा कुछ हमारा एमिगडाला कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा है मीडियल प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। मीडियल प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो होता है ये एमिगडाला की एक्टिविटी को ही रेगुलेट करवाता है, ठीक है, यानी कि हमारा जब इमोशनल रेगुलेशन स्टार्ट होती है तो हमारे इमोशंस को एमिगडाला में कंट्रोल कौन करवाता है? मीडियल प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। रिसर्चेस ये कहती हैं कि जिन लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं उनकी जो मीडियल प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होती है ना, उसकी एक्टिविटी बहुत लो होती है। बहुत से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो फियर सर्किट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनकी पुअर फंक्शनिंग से क्या होता है, इंसान एंजाइटी की तरफ जाता है। जैसे सीरोटिनिन की सिक्रीशन अगर कम हो रही है देन हम एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। अगर नॉरएपिनेफ्राइन जो है इसकी जो वो है फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि एक्टिविटी लेवल इसके बढ़ गए हैं हमारे ब्रेन में, तो फिर हम क्या एंजाइटी की तरफ जा सकते हैं। गाबा ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी एक्टिविटी अगर हमारे ब्रेन में कम हो जाती है तो हमारी जो एंजाइटी जो है ना वो बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा गाबा की फंक्शनिंग ख़राब होती जाती है उतनी ज़्यादा हमारी एंजाइटी जो है वो बढ़ती जाती है। गाबा की एब्रीविएशन है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है थेरेपीज़ टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर। किन थेरेपीज़ की मदद से हम एंजाइटी के जो जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं? सबसे पहले सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें हम एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले उसको हमने इसमें क्या करना है कि रिलैक्सेशन स्किल सिखानी है, ठीक है। पहले हमने उसको रिलैक्स करवाना है उस पेशेंट को, फिर हमने उसको उस सिचुएशन में लेके जाना है जिससे उसे खौफ आता है, फिर हमने स्टार्ट करना है विद द लीस्ट फियर एंड वर्किंग अप टू द मोस्ट फियर। सबसे पहले उसे जैसे फॉर एग्जांपल उसे लिजर्ड का जो है ना उसे फोबिया है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिजर्ड की एक टेल का एक पार्ट दिखाना है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिखाना है, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी दिखाते दिखाते मैंने उसके फेस तक उसे लेके जाना है। तो लीस्ट फियर्ड का मतलब होता है सबसे कम खौफजदा चीज़, यानी कि मैंने उसकी टेल की एक टिप दिखाई है लिजर्ड की, ठीक है। और वर्किंग अप द मोस्ट फियर्ड का मतलब है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस तक जो लिजर्ड का फेस है ना वहाँ तक उस पेशेंट को लेके जाऊँगी ताकि उसकी मैं एंजाइटी को इस चीज़ से या उसका फोबिया जो है वो ख़त्म करवा सकूँ। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब यही होता है कि मैंने उसका एक्सपोजर कराना है लीस्ट फियर थिंग टू मोस्ट फियर थिंग। नेक्स्ट है बिहेवियरल व्यू ऑफ एक्सपोजर, यानी कि बिहेवियरल व्यू क्या कहता है एक्सपोजर थेरेपी का। इसमें हम क्या करते हैं कि उसके फियर रिस्पॉन्स को हमने एक्सटिंग्विश करना है, यानी कि ख़त्म करवाना है। एक्सटिंक्शन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी है उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ी होगी, जब हम डॉग्स की एक्सटिंक्शन करवाते हैं, यानी कि हमने उसकी वो जो कंडीशनिंग करवाई है अगर हमने इसको ख़त्म करवाना है तो उसने क्या एक्सटिंक्शन एक ही रेज़र की तरह काम नहीं करता। एक्सटिंक्शन आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो फियर्स हैं ना उनको सिर्फ
कम कर देता है, हल्का कर देता है, यानी कि प्रॉपर तौर पर ख़त्म बहुत कम होते हैं। जैसे कि हमने क्या करना है कि किसी इंसान में से कुत्तों का ये जो खौफ है ना उसको ख़त्म करवाना है, ठीक है। क्योंकि जो फ़ियर है ना वो हमारी ये जो कंडीशन फ़ियर है, जो कंडीशन चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्रेन में कहीं छुपी होती हैं गहरी जगह पर जाकर, ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। जब कभी भी हमारा उनसे इनकाउंटर होता है तो वो हमारे कॉन्शियस में आ जाती हैं। एक्सटिंक्शन में हमारा क्या आता है, लर्निंग न्यू एसोसिएशन टू स्टिमुलाई रिलेटेड टू डॉग। इसमें डॉग वाली एग्जांपल को आप अगर रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने उनके अंदर उन डॉग्स के अंदर खौफ पैदा करना है। एक्सटेंशन से हम ये कर सकते हैं कि उन्हें सिखा सकते हैं कि इस चीज़ पे आप लोगों ने डरना नहीं है, लेकिन हम उनको भुला नहीं सकते वो चीज़, ठीक है। फॉरगेटिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन एनजाइटी डिसऑर्डर्स। हम उनकी प्रॉपर तौर पे उस चीज़ को ख़त्म नहीं करवा सकते, भुलवा नहीं सकते, लेकिन हम उनको ये सिखा सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ से खौफ नहीं खाना या उन्होंने बाहर जाके लोगों का सामना करना है। यानी कि हम उनको सोशली स्किल्ड कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे सकते हैं कि वो लोगों के साथ जाके मिले जुले, लेकिन हम प्रॉपर तौर पे ख़त्म नहीं करवा सकते। पांचों डिसऑर्डर्स के लिए ये जो थेरेपीज़ मैं बता रही हूँ पांचों डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। कॉग्निटिव व्यू क्या कहता है एक्सपोजर का, कि हमने क्या करना है कि उनके जो बिलीव्स है ना, मिस्टेकनली उन्होंने जो बिलीव्स बना लिए हैं कि हम इस चीज़ से कभी भी इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, उन गलत जो उसके बिलीव्स है ना उनको हमने ख़त्म करवाना है किसी तरह से, या उनको करेक्ट करना है हमने। कॉग्निटिव अप्रोचेस जो एंजाइटी डिसऑर्डर की हैं वो किस बात पे ज़्यादातर फोकस करती हैं। अ पर्सन बिलीव अबाउट द लाइकलीहुड ऑफ नेगेटिव आउटकम इफ़ शी फेसिस एन एंजाइटी प्रोवोकिंग ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। अब पर्सन बिलीव यानी कि एक इंसान का हमने वो जो उसने बिलीव बनाया हुआ है, अपना यकीन बनाया हुआ है कि जैसे भी ये जब भी ये वाला नेगेटिव आउटकम आएगा या उसे कोई एंजाइटी वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी तो वो क्या उस सिचुएशन में उसका यही यकीन होगा कि वो उसे एंजाइटी होगी। दूसरा है कि उसने ये उम्मीद बना ली हुई है अपनी, उसने ये एक्सपेक्टेशन लगा ली हुई है कि वो इस सिचुएशन से कोप नहीं कर सकता, यानी कि इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम एक्सपोजर थेरेपी जो है वो बिहेवियरल व्यू के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ी है और कोग्निटिव व्यू के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि उनको हेल्प आउट करना है कि वो किस तरह से उन सिचुएशन से मुकाबला कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं। दोनों थेरेपीज, दोनों एक्सपोजर थेरेपीज़ बिहेवियरल और कोग्निटिव ट्रीटमेंट्स में डिफरेंटली तौर पर हम डील कर सकते हैं फियर्स के साथ, खौफ के साथ। इन दोनों ट्रीटमेंट्स को, दोनों थेरेपीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है, इसको हम समटाइम्स क्या कहते हैं कि जो फियर्ड सिचुएशन है ना, जैसे कि फ्लाइंग हाइट्स से उनको खौफ आना या सोशल इंटरेक्शन से, वर्चुअल रियलिटी का मतलब है हम खुद से एक, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा वो 3D गेम्स आई हैं और वो जो सी ग्लासेस चली हैं जिससे इंसान को ऐसे लगता है कि वो खुद ही उस सिचुएशन में घूम रहा है, ठीक है। तो उस तरह के हम कंप्यूटराइज CBT प्रोग्राम या कुछ इस तरह के प्रोग्राम यूज़ करके हम उनको वर्चुअली इमेजिन्ड यानी कि एक रियलिटी बना लेते हैं और उनको उस चीज़ में लेके जाते हैं ताकि देख सकें कि क्या वो अपनी एंजाइटी से रिलीफ पा रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंशियल रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। एक्सपोजर ट्रीटमेंट को इन विवो लाइफ रियल लाइफ एक्सपोजर भी कहते हैं, यानी कि उसके बाद पहले हमने उनको वर्चुअली हमने कोई चीज़ दिखानी है इमेजिनेशन में, या फिर उनको कोई इस तरह से हम पिक्चर दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, उस तरह हमने उनका इनकाउंटर करवाना है। लेकिन बाद में हम उनको रियल लाइफ में भी लेके जाते हैं उन ऑब्जेक्ट से जिनसे उन्हें खौफ आता है, ठीक है, ताकि हम उनके खौफ को ख़त्म कर सकें। तो अगर हम डिफरेंट उस उन्होंने कहा था कि बहुत ब्रीफ ट्रीटमेंट्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा कपल ऑफ आवर्स के, यानी कि 5-6 घंटों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि रिस्पॉन्स आते हैं कि लोग जो होते हैं वो उनके फोबिक सिम्टम्स जो हैं वो लोअर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीवो एक्सपीरियंस यानी कि इन रियल लाइफ वीवो एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा बेहतर है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के, कि पहले हम उनको वर्चुअली एक चीज़ें दिखा रहे हैं और उससे उनकी थोड़ी एंजाइटी लेवल कम होता है, फिर डायरेक्टली हम उनको रियल चीज़ों से करवा रहे हैं। लेकिन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम रियल एक्सपोजर करवाते हैं किसी चीज़ का। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में हमने उनकी सोशल स्किल ट्रेनिंग्स अच्छी करनी है। सोशल स्किल ट्रेनिंग का मतलब है कि इसमें हमने उनको दिखाना है कि हमने उनको सिखाना है कि किस तरह से वो सोशल सिचुएशंस में एक्ट करें, यानी कि लोगों से आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड ना करें। कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जिनको हमने रोकना है कि वो सोशल एंजाइटी की तरफ ना आ जाएं, ठीक है। डेविड क्लार्क ने एक थेरेपी डेवलप की थी, कोग्निटिव थेरेपी, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए, और उसने बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया। इसमें कहा कि इसमें वो किस चीज़ पे फोकस करता था कि नॉट टू फोकस देयर अटेंशन इंटरनली। वो बताता था, पेशेंट्स को ये सिखाता था कि आप लोगों ने अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर नहीं करनी जो आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। यानी कि अगर आप
कोई नेगेटिव इमेज आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आपके साथ नेगेटिव बिहेव करेगा, तो आपने उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना, यानी कि खुद को कंट्रोल करके कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करनी है। कोग्निटिव थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझी जाती थी देन फ्लोक्सीटीन। फ्लोक्सीटीन एक एंटी डिप्रेसेंट है जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को दी जाती थी, लेकिन वो कहते थे कि इससे बेहतर कोग्निटिव थेरेपी है, यानी कि सीबीटी, और इसके साथ एक्सपोजर ट्रीटमेंट प्लस रिलैक्सेशन, ये तीनों थेरेपीज़ अगर हम यूज़ करेंगे तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को हम रिकवर करवा सकते हैं। पहले एक तो हम उनको क्या करेंगे, सोशली स्किल्स देंगे, कि ट्रेनिंग देंगे कि उन्होंने कैसे लोगों से आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखना है, कैसे लोगों के साथ बात करनी है, पब्लिक में किस तरह से बोलना है, और दूसरा हमने उनका एक्सपोजर कराना है उन्हीं सिचुएशन में, यानी कि उन लोगों से उनको मिलवाना है जिनसे उन्हें खौफ आता है, और दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है। थर्ड है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर की सबसे वैलिडेटेड जो अप्रोच है, ट्रीटमेंट अप्रोच है, उसको पैनिक कंट्रोल थेरेपी कहा जाता है, पीसीटी। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी सेंसेशन उस बंदे को आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करता है और पैनिक हो जाता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर उसको हाइपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे उसका सांस उखड़ने लगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने लग जाता है, तो उसे हमने कहना है कि वो उस सिचुएशन में परेशान ना हो, बल्कि 3 मिनट तक के लिए गहरे गहरे सांस ले, यानी कि उस सिचुएशन में अगर उसे लग रहा है ना कि मेरा सांस उखड़ा है, बंद हो रहा है मेरा सांस, तो हमने, और उसे लग रहा है कि जैसे उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही, उसको सांस नहीं आ रही, तो हमने उसको कहना है कि वो कोशिश करे सांस लेने की, ठीक है। ये सिर्फ उसको एक पैनिक अटैक आ रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि उसके सांस बंद हो रहा है, जबकि रियल लाइफ में उसका सांस बंद नहीं हो रहा होता, ठीक है। या फिर उसको अगर चक्कर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो 5-10 मिनट के लिए जो है ना, कुछ मिनट्स के लिए चेयर के गिर्द चक्कर लगाए, ठीक है, ठीक है। इसको सेल्फ गाइडेड ट्रीटमेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। जीएडी डिसऑर्डर में कौन सी है कि हमने उनकी जो रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है, कि किस तरह से उन्होंने अपने मसल्स को 1 बाय 1 जो है मसल्स को रिलैक्स करना है, किस तरह से अपनी मेंटल इमेजेस उसके जो दिमाग में बनी है उनसे उसने कैसे नहीं परेशान होना, किस तरह से उसने अपने आप को हर सिचुएशन में रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। ब्रूवुक और उसके कोलीग्स जो थे उन्होंने कोग्निटिव बिहेवियर स्ट्रेटजी बनाई थी जिसमें वो वरी को टारगेट करते थे। उसने कहा था कि वो उन लोगों को, जिन लोगों को बात बात पे बहुत ज़्यादा परेशानी होना स्टार्ट हो जाती थी और फिर वो ख़त्म ही नहीं हो पाती थी, उस चीज़ से वो बाहर ही निकल पाते थे, तो उसने उनको कहा कि आपको ये देखें कि आप एक डायरी बनाएं जिसमें आप लोग ये लिखें कि किस किस वक्त आपको वो परेशानी होती है और कितने से कितने घंटे तक होती है, ठीक है। यानी कि उसको एक हमने शेड्यूल टाइम्स में डायरी लिखने के लिए कहा, और उसको कहा कि फोकस करें कि अगर उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा वरी हो रहा होता है, तो उस टाइम अगर आप अपने थॉट्स पे फोकस करें कि आप उनसे अवॉइड कर सकते हैं, उस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों पे फोकस करना हमने उनको सिखाना है। इसमें भी रिलैक्सेशन और एक्सपोजर टेक्निक ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली वो क्या करेंगे कि इसमें हमने उनको ये कहना है कि वो उन्होंने खुद ही देखना है कि उन्हें किस किस टाइम पे उस बात से परेशानी हो रही है, और खुद ही उन्होंने अपने इन थॉट्स को कंट्रोल किस तरह से करना है, और उस वरी को यानी कि उस परेशानी से अवॉइड किस तरह से करना है। लास्ट है मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस यूज़ करके भी हम जो है एनजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आती हैं सिडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स और एन एनजियोलिटिक्स, ठीक है। एनजियोलिटिक एक सुफिक्स वर्ड है जो लिटिक किस में से निकला है, ग्रीक वर्ड में, मीन्स टू लूजन और डिजोल्व, यानी कि यहाँ तो एनजाइटी को बिल्कुल लॉयर कर देना या उसको डिज़ोल्व कर देना, ख़त्म कर देना, यानी कि किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देना, लॉयर कर देना। 2 टाइप्स ऑफ मेडिकेशन जो कॉमनली यूज़ होती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स के लिए, वो है बेंजो डायाजिपाइंस जिसमें वैलियम और जेनेक्स आती हैं। दूसरी हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसमें सिलेक्टिव सीरोटिनिन रेप्यूटेक इनहिबिटर्स आती हैं, एसएसआरआईज, ठीक है। और एसएसआरआई की एक नई क्लास भी आई है, सीरोटिनिन नोर एपिनेफ्राइन रेप्यूटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। ये सारी एंटी डिप्रेसेंट्स के नाम है, इन्हें एज इट इज़ याद करना है। और फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा एक ड्रग ऐसी है बसपीरोन, बसपार उसको कहा जाता है, उसने कहा ये जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अप्रूव हुई है कि जीएडी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेंजोडायज़ेपाइंस जो हैं इनके सिग्निफिकेंट इफेक्ट आते हैं, हमारे कोग्निटिव और मोटर साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं इनके, यानी कि हमारी थॉट प्रोसेसिंग पे भी, और हमारी जो मोटर फंक्शनिंग है ना, यानी कि चलना फिरना या फिर हमारी हैंड मूवमेंट्स या लेग मूवमेंट्स, इस पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं बेंजोडायज़ेपाइंस के। मेमोरी लैप्सेस यानी कि मेमोरी में गैप आ जाते हैं, हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बातें पिछली याद रह जाती हैं, कुछ अगली
रह जाती हैं और ड्राइविंग करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है जो लोग ये वाली एंटी डिप्रेसेंट्स को यूज़ करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट के बहुत कम इफ़ेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजोडायज़ेपाइन। बेंजोडायज़ेपाइन के ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। Thanks a lot. For further detail, you can consult book Abnormal Psychology by Gerald Davison and John Neal, 12th edition. Any queries you can ask me in the comment section. Jazakallah.